In our previous lectures, we have talked about the vector addition. उसमें हमने parallelogram law और triangular law का इस्तेमाल किया with some examples. आज हम कंटिन्यू करेंगे polygon law vector addition से, क्योंकि हमने पहले ही कह चुके हैं कि वेक्टर लॉज में जो ऑपरेशंस हैं, मेजर ऑपरेशंस तीन हैं. एक है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स, एक ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स है, और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, और तीसरा है पॉलीगन लॉ. आज के दिन हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्कस करने वाले हैं. पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि अगर आपका मोर देन टू वेक्टर्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे काम कर रहे हैं, इफ मोर देन टू वेक्टर्स आर वर्किंग ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट, हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दैट वेरी वेक्टर. फॉर एग्जांपल, अगर से सपोज एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी यहाँ से जा रहा है, और third vector C is going like this direction. These are two vectors, there are three vectors. यहाँ पे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर इस्तेमाल करते हैं. उसके लिए कंडीशन है कि दे मस्ट बी इन द सेम ऑर्डर. तो यहाँ पे एक का हेड दूसरे के टेल के साथ, दूसरे का टेल हेड तीसरे के टेल के साथ, ऐसे ही इन द सेम ऑर्डर. देन हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट व्हेन मोर देन टू वेक्टर्स आर वर्किंग ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है, सी है, तो हम इसमें रिजल्टेंट कैसे ढूंढ सकते हैं. तो हम ऐसे करते हैं ड्रा, ये वेक्टर ए ऐसे ड्रा करेंगे और बी को इसके साथ मिला देंगे और सी को ऐसे ड्रा कर देंगे. ये तीन वेक्टर्स हमारे पास बन गए. अब हम, अगर मैं इसका ओरिजिन ओ रखता हूँ, से इसका पॉइंट पी रखता हूँ ना, से क्यू, इसका आर, देन ओ पी इज इक्वल टू वेक्टर ए एंड पी क्यू is equal to vector B, and QR is equal to vector C. And how to find the resultant? Obviously, पहले इन दो को सॉल्व करना है. You have to find out the resultant between these two vectors. आप एक triangular law इस्तेमाल कर सकते हैं. You get this resultant vector. See, this is A plus B. You get the vector A plus B. Now, ये दो वेक्टर अब एग्जॉस्ट हो गए क्योंकि इनका रिजल्टेंट ये है. आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आपके पास ऐसे दो वेक्टर्स हैं, ए और ये बी है, और ये इनका रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर सी है सपोज. तो अगर आपका सिर्फ सी है तो आप ये भी बता सकते हैं कि सी ऐसे भी हो सकता है. ये असल में ए और बी का एडिशन है, वेक्टर एडिशन. और कोई एलोन वेक्टर होगा, एक ही वेक्टर कोई कहीं होगा, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक्चुअल में दो वेक्टर्स का सम हो सकता है. एक यहाँ से होगा, एक यहाँ से होगा, तो ये इसका रिजल्टेंट होगा. सिमिलरली यहाँ ए वेक्टर है, यहाँ बी वेक्टर है, ये ए प्लस बी जो है ये इन दो का रिजल्टेंट है. नाउ द ए और बी जो है ये अब एक वेक्टर बन गया, और सी जो है ये दूसरा वेक्टर बन गया. अब हम इन दो को एग्जॉस्ट करेंगे क्योंकि उनका हमें रिजल्ट मिल गया. अब ये ए और बी एक अलग वेक्टर काम करेगा और ये सी अलग वेक्टर काम करेगा. इनका रिजल्टेंट ये होगा, वो ये और ये, वो है ए प्लस बी plus C. This OR is the resultant vector. This OR is the resultant vector is equal to A plus B plus C. This is the polygon law of vector addition. Polygon law में हम ऐसे ही वेक्टर ऐड करते हैं. सपोज अगर मोर देन 3 होगा, if you have an vectors more than 3, and what about polygon law? Say suppose this is A, this is B, this is C. ऐसे होगा. You have an A vector, this is B vector, this is C vector, this is D vector. Say suppose C. What about the resultant? Obviously, पहले इन दो को ऐड करें आप, you will get this vector A plus B. फिर ऑब्वियसली ये सेम ऑर्डर में होने चाहिए. फिर आप अब ये नया वेक्टर बनेगा और ये वेक्टर, इनको ऐड करें आप, you will get this resultant, get A plus B plus C. इसे ट्रायंगुलर लॉ पहले हमने इन दो को इस्तेमाल किया, दिस बिकम्स थर्ड साइड. अब ये ट्रायंगल, चूंकि ये रिजल्टेंट है इन दो का, लेकिन यहाँ पे है ये अलग एक वेक्टर, अब ये एक वेक्टर अलग काम करेगा. अब इन दो वेक्टर का ट्रायंगुलर लॉ होगा, ये एक ट्रायंगुलर साइड बनेगा, ये दूसरा बनेगा, लेकिन ये खुद इन दो का रिजल्टेंट है. A plus B plus C gives now this vector.
वो इक्वल टू ए प्लस बी, ये एक अलग है ना, ये अलग है, ए प्लस बी एक वेक्टर है, अब सी हो गया। अब ये ए प्लस बी प्लस सी एक वेक्टर बन गया, और इसका ये दूसरा वेक्टर, इसका रिजल्टेंट ये होगा, दिस विल बी इक्वल टू दिस वेक्टर, दैट्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब ये अलग वेक्टर हो गया, दिस ए प्लस बी, इसका ये हो गया, इनका रिजल्टेंट ये हो गया, द टोटल रिजल्टेंट आर विल बी इक्वल टू, नाउ इसको ट्रायंगुलर लॉ इस्तेमाल करो, ये ट्रायंगुलर में एक वेक्टर बन गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंड प्लस सी, you will get the resultant vector. This is very simple. अगर वेक्टर ऐसे हैं, ऑर्डर्स में हैं, तो आप सीधे ये रिजल्टेंट ले लें। अगर आपका वेक्टर ऐसे है, ऐसे, ये आपका रिजल्टेंट होगा। शॉर्टेस्ट पाथ, आपका इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा द रिजल्टेंट। द कंडीशन है कि द वेक्टर्स मस्ट बी इन ऑर्डर। अब यही पॉइंट, यही डायग्राम किसी और तरीके से भी हो सकती है। ये जो क्वेश्चन है ये किसी और तरीके से भी हो सकता है। सपोज यह है पर्टिकुलर पॉइंट ओ, एक वेक्टर ऐसे काम कर रहा है, दूसरा वेक्टर ऐसे काम कर रहा है, तीसरा ऐसे काम कर रहा है, चौथा ऐसे कर, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट? यहां भी मोर देन 3 वेक्टर्स है, तो इसमें हम पॉलीगॉन लॉ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इस वाले क्वेश्चन ये है। इससे पहले तो सब ऑर्डर में थे, ये भी ऑर्डर में ही है, लेकिन हम कैसे ऑर्डर में बना सकते हैं? आप इसका रिजल्ट कैसे देख सकते हो? ये एक ही ऑर्गन से, ये है को इनिशियल वेक्टर्स, इनको हम को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। Those vectors having same initial point are known as co-initial vectors. इसका रिजल्टेंट कैसे ढूंढना है? ये भी पॉलीगॉन लॉ इस्तेमाल यहाँ हो जाता है। अब आप देख लें, ये ए ऐसे है, ये जो बी है ना, मैं बी का यहां से पैरेलल डाल देता हूं इस पॉइंट पे, तो मैंने बी को यहां पैरेलल डाल दिया। इसको कैसे ऑर्डर में ला सकते हैं? अब ये सी जो है ना, अब सी को यहां से पैरेलल डालना है ऐसे, तो सी को मैंने यहां से पैरेलल डाल दिया। अब ये डी है, डी को यहां से पैरेलल लाइन डाल देंगे, अब डी को यहां से पैरेलल लाइन डाल देंगे, अब ये आ गई इन ऑर्डर। ये सीखना बहुत जरूरी है। दिस इज ए लाइक दिस। अब बी के सीध में ये पैरेलल डाल दो लाइन, सी के सीध में आपने ये पैरेलल लाइन डाल दी, और डी के सीध में आपने ये पैरेलल लाइन डाल दी। डी इज लाइक दिस, डी, यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट। डी को आपने यहां पैरेलल लाइन डाल दी। अब ये ऑर्डर में आ गए, दिस विल बी द रिजल्टेंट से आर। सुनो, ये किसके बराबर होगा? ऑब्वियसली यहां पे आप इन दो को ट्रायंगुलर लॉ इस्तेमाल करें, दिस बिकम्स ए प्लस बी। अब इन दो को पैरेललोग्राम लॉ इस्तेमाल करें, दिस बिकम्स ए प्लस बी प्लस सी। अब इन दो को पैरेललोग्राम लॉ इस्तेमाल करेंगे, दिस बिकम्स आर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। So you get the resultant of these vectors using the polygon law. तो polygon law इस्तेमाल करके अगर आपका वेक्टर ऐसे होता, ये भी यही बात करता है, ये भी यही बात करता है, सेम का दोनों एक फिनोमेना है, दोनों का एक ही अमल है। लेकिन यहाँ पे हमने ऐसे दिखाया, डायग्राम कभी ऐसे दिखाती है, सेम ऑर्डर है, कभी हमें सेम ऑर्डर बनाना पड़ता है। बाद में जब आप ट्रायंगुलर लॉ इस्तेमाल करके आप इस पॉलीगॉन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि ट्रायंगुलर लॉ आप 2 पे इस्तेमाल करके आपको रिजल्टेंट मिलता है, वो रिजल्टेंट फिर एक और अपना वेक्टर बन जाता है, वो इसके साथ ट्रायंगुलर लॉ इस्तेमाल करके नया वेक्टर रिजल्टेंट दे देगा, फिर ये नया वेक्टर बजाते खुद एक वेक्टर काम करेगा, इस नए वेक्टर के साथ ट्रायंगुलर लॉ यूज होगा, फिर रिजल्टेंट निकल जाएगा। यू विल गेट द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। तो आप कोइनिशियल वेक्टर ऐसे जो होंगे उन्हें आप ऑर्डर्ड में ला सकते हैं। ए को पहले डाल देना है, फिर बी को इसी डायरेक्शन में पैरेलल डाल देना है, फिर सी को इसी डायरेक्शन में यहां पैरेलल डाल देना है, फिर डी को इसी डायरेक्शन में यहां पैरेलल डाल, यू विल गेट द रिजल्टेंट वेक्टर। इसी तरह से सपोज यही एग्जांपल मैं दिखा देता हूं। मेरे पास एक वेक्टर है, बहुत सारे वेक्टर है, ए और ये है बी और ये है सी
and this is now D, and what about this vector, this is E. तो इसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, ये क्या हमें कह रहा है। अभी हम वैसा ही करेंगे जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है, वैसे ही हम करने वाले हैं। पहले इसको ही डाल देंगे, ए को, पॉलीगॉन लॉ इस्तेमाल करेंगे, ए हो गया। अब इसको यहां से पैरेलल डाल देंगे, अब इसको यहां से पैरेलल डाल देंगे सी को, अब देख लें, अब डी को पैरेलल डाल देंगे, ये डी पैरेलल आ रहा है। तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा ई ऐसे रखूंगा ऐसे, ताकि मुझे रिजल्ट मिल जाए। ऑब्वियसली इनका रिजल्ट क्या होगा, डी ऐसे आएगा, इनका रिजल्ट ऐसे होगा आर। तो मैंने कौन सा वेक्टर डाल दिया, यहां से मैंने ई डाल दिया हुआ है। वो एक इन तीन का जो रिजल्टेंट है वो यहां से है, और ये जो वेक्टर है ई इज अ नेगेटिव वेक्टर टू आर, तो इसका मतलब है यहां पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा, जीरो वेक्टर। क्योंकि जब हम ए और बी का देखेंगे, दिस विल बी ए प्लस बी, और जब हम अब ए और बी नया वेक्टर सी के साथ, दिस विल बी ए प्लस बी प्लस सी, एंड दिस विल बी आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दिस रिजल्टेंट। और हम उसको एंटी वेक्टर डाल रहे हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर डाल रहे हैं यहां से ई, this will neutralize, this E will neutralize the effect of R, hence you have a point of equilibrium, so equilibrium exist हो जाएगा। यानी कि आप इस पॉलीगॉन लॉ में पहले इनको ऑर्डर्ड में लाएंगे, इन चार को, तो इन चार का जो रिजल्टेंट होगा वो इस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इनका रिजल्टेंट जो है वो मैंने इसके अपोजिट डाल दिया, या क्वेश्चन में लिखा होगा ए बी सी डी, ऐसे इसमें ऐसे ड्रा करें कि जो रिजल्टेंट निकलेगा वो अपोजिट टू ई होगा। आपने बनाना है कि इस पॉइंट पे क्या हो सकता है, तो ये पॉइंट जो होगा दिस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये जो ई होगा वो इन चार वेक्टर्स के रिजल्टेंट के एंटी पैरेलल आ जाएगा। हम सपोजिशन करेंगे कि उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा or directions opposite, so you will get a point of equilibrium. Point of equilibrium is represented by a zero vector, so you will have a E plus R equal to zero vector. तो जीरो वेक्टर का मतलब ये है जहां पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाता है। I will repeat this question again. I'll repeat this question again. Suppose you have a vector like this A, and this is B, and suppose this is, you have C, and this is D. And you have like this, say E or R, whatever you write down there. और यहाँ पे मुझे दिखा देना है कि यहाँ पे वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा। ऑब्वियसली जब मैं इन तीन को देखूंगा, ये तीन ऐसे होंगे, ए बी, दिस विल बी सी, एंड दिस इज लाइक दिस डी। ऑब्वियसली ये इनका रिजल्टेंट होगा, ऑर्डर में आ गए ना, ए बी सी एंड डी, दिस विल बी रिजल्टेंट आर। एंड ऑब्वियसली जब मैं ई देख रहा हूं, E becomes opposite to R, you have a zero vector here. अगर ये E नहीं होगा, then you have already this A plus B plus C, and this is the resultant, and this is here D, A, B, C, this is now D, this will be the resultant R. So यहाँ पे आप ट्राइंगुलर लॉ इस्तेमाल करके you will get this, then this, then this resultant R. लेकिन अगर आपका एंटी वेक्टर यहां से है, then you get a equilibrium point. From polygon law, you can also check the point of equilibrium, and you can find the resultant vector of many vectors working on a single point. पॉलीगॉन लॉ को हम एनालिटिकली भी यूज करके ज्योमेट्रिकल फिगर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास रेक्टेंगुलर फिगर्स है, डिफरेंट टाइप के फिगर्स हैं,
हम पॉलीगॉन लॉ इस्तेमाल करके वहाँ से भी वेक्टर एनालिसिस कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट लॉ है वो है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस लॉ भी हम कैसे सॉल्व कर देते हैं। सपोज यू हैव वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी। पॉलीगॉन लॉ से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। You know, we just talked about this A, this is B, this is C, and then this will be resultant vector. तो मैं यहाँ पहले पैरेललोग्राम लॉ इस्तेमाल, ट्रायंगल लॉ इस्तेमाल करूँगा, तो ऑब्वियसली मेरा ये निकल जाएगा A प्लस B। नाउ जो रिजल्टेंट ये होगा, रिजल्टेंट इज R will be equal to, resultant will be equal to A plus B, A plus B। ये अलग होगा क्योंकि इनका सम है, अगर 3 होगा ये 5 होगा, 5 प्लस 3 8, अगर ये 10 होगा 8 प्लस 10। अब ये एक ही वेक्टर काम करेगा, A प्लस बी इज नाउ ए सिंगल वर्ड। जैसे यहाँ पे A है, इसका एक कुछ होगा, ये सिंबलाइजेशन है, अभी इसका कुछ होगा 5 वैल्यू, 3 वैल्यू, 2 वैल्यू। यहाँ B है, इसका भी कुछ वैल्यू होगा। अब इनका समीशन होगा 5, मुझे क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी मींस एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। एडिशन करने के बाद यू विल गेट अ सिंगल पॉइंट, आफ्टर एडिंग दैट यू विल गेट अनदर सिंगल पॉइंट। नाउ यू using the triangle law, you will add up these two, your result R. This is the resultant R by adding all these three vectors. But in first case, you use the triangle law between A and B, you get the A and B a single vector. Now adding up to C, you get the R. Now if I draw this line, if I add first A alone, then I add this B plus C. You see, I will draw this diagram again. This is A and this is B. You draw like this, A plus B, and so C. Now I add up these two. I use triangle law between B and C. Now this is B plus C, and this A here. First I add up A and B, I get A plus B. Then I add C, I get resultant. Now I am taking A alone, I'm adding B plus C. This B, this C, you get B plus C. So you get B plus C, this line. When I add A and B plus C, A and B plus C, I get again this resultant R. But that very time I can write it like, I add first A plus, then I combine here B plus C. In this case, I combine A and B, then add it with C. Here, I take A individually, add B to C first, then combining with A and using the triangle law between this A and this portion, B plus C. Then I get this R. So, adding up first A and B, then C, I get R is equal to A plus B plus C. Adding first B and C, then with A, I get A plus B plus C. So in both the cases, you get R equal to A plus B plus C. And get R is equal to A plus B plus C. So this is, hence in both the cases, you have A plus B plus C comes out to be equal to A plus B plus C. In both the cases, you get same R, this associative property of vector addition using the polygon law method, but you have to add up two vectors using the triangle law, then you go through the polygon law. तो इसका मतलब है कि मैंने ये ऐड किया, पहले ये और ये एक ही वेक्टर बनाया, आप रिजल्टेंट निकला, फिर इस रिजल्टेंट को इस वेक्टर से ऐड करके मुझे ये R मिला। अब मैं दूसरे केस में इन दो वेक्टर को कंबाइन कर रहा हूं, मैं रिजल्ट ये ले रहा हूं, उसके बाद इसको इस वेक्टर के साथ ये वेक्टर और ये वेक्टर, तब भी यही रिजल्टेंट देगा। यानी कि इन दो का रिजल्टेंट भी यही है, इन दो का रिजल्टेंट भी यही है। दिस इज हाउ वी कैन प्रूव द एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ vector analysis. Now we'll be discussing some other that is very useful in vectors, called position vector. Let's talk about the position vector.
अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं 2 डायमेंशनल में हो या 3 डायमेंशनल में, पोजीशन वेक्टर एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से डाला जाता है। एक स्पेस 3 डायमेंशनल को हम स्पेस कहते हैं, जैसे 3 डायमेंशनल एक्स वाई जेड, इसको हम स्पेस कहते हैं, और 2 डायमेंशनल को हम प्लेन कहते हैं, एक्स वाई प्लेन। जब हम 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो हम प्लेन में बैठ के बात कर रहे हैं, जब हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो हम स्पेस की बात कर रहे हैं। 3 डायमेंशन जो स्पेस होती है उसमें प्लेन्स होते हैं, ये एक्स एंड वाई प्लेन, एक्स एंड वाई प्लेन, वाई एंड जेड प्लेन, एंड एक्स एंड जेड प्लेन। प्लेन्स जो होते हैं 3D में वो एक्स वाई प्लेन होगा, ये एक्स एंड वाई एंड जेड एंड एक्स प्लेन, 3 प्लेन्स होते हैं। और एक्स प्लेन में अगर आप कार्डिनेट सिस्टम डालते हैं तो आपके ये प्लेन होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 4 प्लेन्स। लेकिन इसमें बहुत सारे प्लेन्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। यू हैव एक्स वाई पॉजिटिव प्लेन, वाई जेड पॉजिटिव प्लेन, जेड एक्स, फिर माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस जेड प्लस एक्स, माइनस जेड माइनस एक्स, ऐसे ही मैनी प्लेन्स इन 3D। सो अगर आप कोई वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किसी पॉइंट पे, कोई पॉइंट है आपको इस 3D में या 2D में, यू हैव एनी पॉइंट इन प्लेन और इन स्पेस, मैं स्पेस की बात कर रहा हूं, यू हैव एनी पॉइंट हियर इज इन स्पेस, या यानी इस पॉइंट का जो वैल्यू होगा ये पहले x से मूव किया होगा, फिर y की तरफ मूव किया होगा, फिर z की तरफ मूव किया होगा। यहां इसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। जब मैं 3D की बात कर रहा हूं, स्पेस की बात कर रहा हूं, तो इसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर मुझे इस पॉइंट को विद रेस्पेक्ट टू एनी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, विद रेस्पेक्ट टू एनी फ्रेम, इस पॉइंट को लोकेट करना है, देन वी ड्रा द पॉइंट लाइन फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, यानी कि इसको हम ओरिजिन कहते हैं, टू दैट पॉइंट हम एक वेक्टर डाल देते हैं। इस पॉइंट पे हम एक वेक्टर डाल देते हैं ओरिजिन से। टू रिप्रेजेंट दिस पॉइंट इन ए स्पेस, we draw a vector from the origin to this point, that is known as position vector. यानी position vector, you are drawing a position vector, you are locating a point in a space by drawing a line from the origin to that point. When you draw the line from any origin, from any particular point, from a reference point, तो उस वाले लाइन को हम, उस वाले वेक्टर को हम पोजिशन वेक्टर बोलते हैं। इसको हम लोकलाइज्ड वेक्टर भी बोलते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर। कभी आता है डेफिनेट व्हाट इज लोकलाइज्ड वेक्टर, जिसको हम लोकेट कर सकते हैं, जो लोकलाइज्ड होगा, जो पर्टिकुलर पॉइंट से हमने ड्रा किया है। दूसरा होता है नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। तो जब हम ओरिजिन से उस पॉइंट पे जो हमें स्पेस में डिटरमाइन करना है, उस पे हम ओरिजिन से ड्रा वेक्टर करते हैं, तो उसे हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। उसकी जो रिप्रेजेंटेशन आर है, अब आर क्यों लिखते हैं, क्योंकि आर के जो कंपोनेंट स्पेस में होंगे उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे, और प्लेन में जो आर के कंपोनेंट्स होंगे वो 2 होंगे, एक एक्स और वाई होगा, या एक्स और जेड जो प्लेन आप ले लेंगे, आप एक्स जेड प्लेन ले सकते हैं, आप वाई जेड प्लेन भी ले सकते हैं, आप एक्स जेड प्लेन ले सकते हैं। अब हम सिंपलिसिटी के लिए एक्स वाई की बात करते हैं, तो यहां आर के 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक्स और वाई, लेकिन स्पेस में इसी आर के 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक्स वाई जेड। तो दिस पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई, यानी इट मूव्स x steps along I direction, I is the unit vector along the x-axis, plus it moves y times along y direction, magnitude y times, कुछ step होगा, 5 होगा, 3 होगा, 2 होगा, along the direction j, along the direction y axis, plus z times along the direction k. So a position vector is represented by r is equal to xi plus yj plus zk. This is the representation of a position vector. अगर आप उसमें मॉड ढूंढना है, r is equal to अंडर रूट r, i के सामने जो होगा x स्क्वायर, उसका स्क्वायर j के सामने होगा, उसका स्क्वायर k के सामने होगा, उसका स्क्वायर, you find easily. Suppose for example, so पोजीशन वेक्टर की जो डेफिनेशन है, सपोज यह वेक्टर, पोजीशन वेक्टर x, this is y and this is z,
a position vector. This is 3, 5, 7. How can you write this? So this can be written as, so R is equal to 3 along I, first I होगा plus 5 along G plus 7 along K. This is the position vector represented by 3, 5, 7. So its mod is equal to R is equal to under root of 3 square plus 5 square plus 7 square. This becomes 9 plus 25 plus 49 to the magnitude part of this vector. Position vector का अगर आपको कल आएगा क्वेश्चन व्हाट इज position vector, how to find the magnitude of the position vector, you can easily draw. It means या ऐसे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा 4i plus 7g, ये वेक्टर जो होगा ऐसे लिखा होगा 4i plus 7g plus 3k is equal to r, ऐसे भी लिखा होगा. ये पोजीशन वेक्टर है. इसका मतलब है ये पहले x एक्सिस से 4 स्टेप चला हुआ है, फिर y एक्सिस से 7 स्टेप चला हुआ है, फिर z एक्सिस से 3 स्टेप चला हुआ है. तो वो जो पॉइंट आ जाएगा यानी कि x एक्सिस से 3 स्टेप 4 स्टेप, फिर y एक्सिस से 7 स्टेप, फिर z एक्सिस से 3 स्टेप, तो ये जो पॉइंट आएगा उस ओरिजिन से उस पॉइंट तक जो वेक्टर ड्रॉ करोगे दैट इज अ पोजीशन वेक्टर. ये जो 3 कोऑर्डिनेट्स है ये आपको बताता है कि आपने कितना स्टेप मूव किया है. एक्स एक्सिस में आपने 3 स्टेप मूव किया है, फिर आप y की तरफ 5 चले गए, फिर आप z की तरफ 7 चले गए. वो जो पॉइंट स्पेस में आएगा उस पॉइंट पे ओरिजिन से हमें वेक्टर ड्रॉ करना है. दैट वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर. तो ये है पोजीशन वेक्टर. इसका प्लेन में भी आप डाल सकते हो xi प्लस yj. अब अगर आपको एक से ज्यादा पोजीशन वेक्टर्स होंगे, सपोज यू हैव मोर देन वन पोजीशन वेक्टर, सपोज दिस इज one position vector, this is another position vector, another position vector. You write as r1, then you write to r2, then you write r3. Say from origin. तो आप पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे इनके? तो फिर आपको r1 को ब्रेक करना होगा. You write r1 जो आएगा वो आएगा x1i plus y1g plus z1k. ij के पोजीशन वेक्टर्स है. r2 से बराबर होगा x2i plus y2g प्लस z2k, और x3 से r3 से बराबर होगा x3i प्लस y3g z3k. These are the components of r along the respective. आपके डिफरेंट वैल्यूज होंगे, इसके अपने वैल्यूज होंगे, इसके अपने वैल्यूज होंगे, इसके अपने. अगर ये मुझे लिखना है तो ये लिखना है मुझे. अगर हम वैल्यू दे देंगे कुछ तो आप वो दे सकते हैं, फिर मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं. ये कुड हैव अ डिफरेंट पोजीशन वेक्टर्स. सो इन पोजीशन वेक्टर का एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होगा. दैट विल बी सीन इन नेक्स्ट लेक्चर जब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्कस करेंगे. लेकिन हम अभी एक न्यूमेरिकल करते हैं. वो एक क्योंकि हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन खत्म कर रहे हैं तो एक न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं कि अगर हमारे पास मॉड ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b, what will be the angle? At what angle the mod of a plus b is equal to mod of a minus b? तो थीटा कितना होगा दो वेक्टर्स के दरमियान जब उनका जो मैग्नीट्यूड है देयर समेशन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सबट्रैक्शन वो आपस में बराबर होंगे. यानी कि mod of a plus b is equal to mod of a minus b. फाइंड द एंगल. तो चूंकि हम कह रहे हैं कि मॉड बराबर होगा यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, वी कैन राइट a square plus b square plus 2ab cos theta is equal to also subtraction between two vectors, parallelogram of vectors a square plus b square minus 2ab cos theta. यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा. a square कैंसिल, b square कैंसिल. ये है 2ab cos theta यहाँ पे आएगा is equal to minus 2ab cos theta. यहाँ ले आओ 2ab cos theta plus 2ab cos theta is equal to 0. You will get 4ab cos theta is equal to 0. You know 4ab can't be equal to 0. This is the value. So this means cos theta will be equal to 0. Cos theta तब 0 होगा when cos is 90 degree. You cos cancel, you get theta is equal to 90 degree. So keep always in mind that when the angle between the two vectors is 90 degree, A and this is B, when angle is 90 degree, their mod of addition is equal to their mod of subtraction. So
Mod of addition is equal to mod of subtraction when the angle between the two vectors is 90 degree. Thank you very much. We have finished this vector law of addition. We will be moving towards the multiplication operation, but we will be having another lecture on the numerical part. Thank you very much.